जॉन स्टुअर्ट ने प्रजातंत्र के बारे में एक बात कही थी सर, कि प्रजातंत्र के सामने खतरा कब पैदा होता है? प्रजातंत्र के सामने खतरा तब पैदा होता है जब प्रजातंत्र जिन लोगों के लिए आया है वे लोग ही प्रजातंत्र को नहीं समझ पाते, तब प्रजातंत्र के सामने असली खतरा पैदा होता है। पाकिस्तान का संविधान 11 साल बाद बना और 11 साल तक पाकिस्तान का प्रजातंत्र मिलिट्री और पुलिस के बूटों के नीचे दम घुटता रहा। उस प्रजातंत्र का नतीजा यह हुआ कि आज भी प्रजातंत्र को मिलिट्री और पुलिस के बूटों के नीचे सांस लेना पड़ता है। हम कितने बड़े महान नेता के अनुयायी हैं कि हमें 2 साल में बाबा साहब ने प्रजातंत्र क्या होता है, उसका मुक्त श्वास क्या होता है, ये हमें दे दिया। मुसलमान हरामाचा खात नाही, घाम गाड़तो आणि खातो, तेही अधर्मांधानं पचत नाही। काशीराम जी ने कहा कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। इस देश के कभी सिस्टम को समझने की कोशिश आम ओबीसी ने की, इस देश के सिस्टम को समझने की कोशिश कभी मुसलमान ने की, इस देश के सिस्टम को समझने की कोशिश बहुत गहराई से कभी आदिवासी ईसाइयों ने की। अरे लड़ाई तुम्हारी सिस्टम से है और सिस्टम चाहता है कि तुम सिस्टम से न लड़ो, धर्म के लिए लड़ो। और जब जब धर्म की लड़ाई होगी तब तब संविधान बैकग्राउंड में जाएगा। ये उनकी रणनीति है। आज इस आरक्षण में मुस्लिम ओबीसी आया हुआ है। अगर बाबा साहब ओबीसी के लिए तरतूद नहीं कर जाते तो मंडल आयोग ना आता, और मंडल आयोग ना आता तो ओबीसी के तहत तो मुसलमान भी रिजर्वेशन में नहीं आता। ये जो ओबीसी आज राजनीति से लेकर अर्थनीति से लेकर शिक्षा नीति से लेकर शासन प्रशासन में ओबीसी का रिजर्वेशन पा रहा है, ये भी न पाता। अरे यही तो बाबा साहब का प्रजातंत्र था। बहुमत के भरोसे पर संविधान बदला जा सकता है और बहुमत के भरोसे पर फंडामेंटल राइट भी बदले जा सकते हैं। इस देश में संविधान नाम की चीज पहली बार जो आई वो 1935 में आई। 1917 से संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। अगर संविधान न होता तो पेशाब करने वाले को धर्म सम्मति से कोई शिक्षा नहीं होती, लेकिन उस पर SC/NT एक्ट लगा, एट्रोसिटी एक्ट लगा। वही संविधान है कि एक आदिवासी के चेहरे पे तुम पेशाब कर सकते हो, और यही संविधान की ताकत है कि एक आदिवासी राष्ट्रपति भी बन सकती है महिला। अरे नागरिकता तो हमारे बाप ने दी थी, जिसका नाम डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर है, जिन्होंने संविधान में लिखा कि जिस दिन ये देश आजाद होता है 1947 में, वहां पर अस्तित्व में रहने वाले लोग 6 महीने पहले जो है यहाँ पर वो लोग और पैदा होने वाले वो लोग सारे भारत के नागरिक है। अरे किससे डॉक्यूमेंट मांग रहे हो तुम? राष्ट्रपति का आदमी हो या मुख्यमंत्री का बेटा हो, सब एक ही स्कूल में पढ़ेंगे और एक ही सिलेबस में पढ़ेंगे। ये होता है शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण, और ये 10 साल में होना चाहिए। ये बाबा साहब ने कह दिया था। उसका कारण था, अगर ये हो जाता तो 2025 में संविधान पे चर्चा करना नहीं पड़ता। संविधान के विरोध में धर्मांधता का नंगा नाच करके प्रतिव्यवस्था खड़ी की जाती है। यह है संविधान को नपुंसक करने का, अर्थात निष्क्रिय करने का सबसे बड़ा षड्यंत्र, जिसके बारे में बाबा साहब ने विस्तृत से लिखा है। सवाल यह है कि हम बाबा साहब को किस एंगल से पढ़ रहे हैं, क्योंकि संविधान जागृति और संविधान एजुकेशन ये इस प्रजातंत्र का सबसे आत्मा है। इस सबसे बचने का रास्ता यही है कि इस देश के मुसलमान ने, इस देश के सिख ने, इस देश के ईसाई ने, इस देश के आदिवासी ने, इस देश के ओबीसी ने महात्मा ज्योतिबा फुले, शाहू महाराज, बाबा साहब आंबेडकर के रास्ते को पकड़ना, क्योंकि यह रास्ता संविधान की निर्मिति की प्रक्रिया का रास्ता है, और यही रास्ता संविधान के तहत आपको देश बचाने की शक्ति देगा। दूसरा कुछ नहीं है। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नसते तर तुम्हाला मतदान मिळालाच नसता, भारत नावाची मातृभूमी नसती। इसलिए मैं कहता हूं कि बाबासाहेब आंबेडकर ने हम सबको भारत नाम का सुंदर देश भी दिया और उस देश का नागरिकत्व भी दिया। आइए इस प्रजातंत्र को जिंदा रखने के लिए अपने अंदर का नागरिक आदमी, भारतीय आदमी कम से कम जिंदा करें। और भारतीय आदमी जिस दिन जिंदा होगा उस दिन धर्मांध ताकतों को हम जवाब दे पाएंगे। मुसलमान बनकर जवाब नहीं दे सकते, बौद्ध बन के जवाब नहीं दे सकते, सिख बनकर जवाब नहीं दे सकते, ईसाई बनकर जवाब नहीं दे सकते। ये आपकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है। जवाब देने के लिए प्योरली संविधान को मानने वाला
भारतीय बनना पड़ेगा, तभी हम धर्मांध ताकतों से टक्कर ले सकते हैं। ऐसे माहौल में संविधान पर बात करना जब गुनाह ठहरा दिया जाता है, संविधान ने जो स्वतंत्रता दी है उस अभिव्यक्ति का इस्तेमाल करना रासुका लगा देता है। जहां पर किसानों के लिए आवाज बुलंद करना, माइनॉरिटी के लिए आवाज उठाना, एजुकेशन के लिए आवाज उठाना, तो गोबर खिला दिया जाता है। ऐसे बहुत ही प्रजातंत्र के सामने खड़े हुए सवालों के बीच हम ये सम्मेलन ले रहे हैं। मैं समझता हूं कि बड़े दिलेरी का काम है ऐसा सम्मेलन लेना। जॉन स्टुअर्ट ने प्रजातंत्र के बारे में एक बात कही थी सर, कि प्रजातंत्र के सामने खतरा कब पैदा होता है? प्रजातंत्र के सामने खतरा तब पैदा होता है जब प्रजातंत्र जिन लोगों के लिए आया है वे लोग ही प्रजातंत्र को नहीं समझ पाते, तब प्रजातंत्र के सामने असली खतरा पैदा होता है। मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगा क्योंकि दोनों मान्यवरों ने बहुत बेहतर ढंग से रख दिया है, मैं उसका रिपीटेशन नहीं करना चाहूंगा। हालांकि मेरे वक्तव्य में वे सारे मुद्दे थे, लेकिन मैं आदर के साथ कहूंगा कि बहुत अच्छा उन लोगों ने रखा है, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। मैं आपको कानूनी पचड़ में भी डालना नहीं चाहूंगा। संविधान बना तो बना कैसे और किसके लिए बना? जब देश आजाद हुआ उस वक्त इस देश में सैकड़ा 2% लोग शिक्षित थे, सैकड़ा 2। 1951 की जनगणना आप देख लीजिए तो 86% लोग अशिक्षित हैं 51 की सेंसस में। संविधान इन अशिक्षित लोगों के लिए आया था। 1951 की जनगणना देख लीजिए, 78% लोग निर्धन हैं। संविधान पीएचडी होल्डरों के लिए नहीं आया था। संविधान कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर के लिए नहीं आया था। संविधान कारखानदारों के लिए नहीं आया था। संविधान जमींदारों के लिए नहीं आया था। संविधान इन 78% निर्धन लोगों के लिए आया था। 1951 का सेंसस बताता है कि इस देश में 1951 में 81% लोग भूमिहीन थे और जिनके पास में मकान नहीं, वो पॉपुलेशन 69% था जिनके पास में अपने मकान नहीं थे। मकान की एक डेफिनेशन होती है, झोपड़ा होना यानी मकान नहीं होता। संविधान ने जिन मकान की कंसेप्ट रखी है उसमें सुविधाएं होना निहायत जरूरी है, तो ही वो मकान कहलाता है। संविधान इन लोगों के लिए आया था। शासन प्रशासन में 1951 में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नगण्य है। आज महिला मंच पर बैठी है, आज महिला ऊंचे ऊंचे पदों पर है, लेकिन कितना परसेंटेज है और कौन से वर्ग से है? आज भी तो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं वही धान चुनने जाती है, रोना करने जाती है, वही मोहा चुनने जाती है, वही कबाड़ चुनती है, वही हमाली पर जाती है, वही बाजार मंडी में दिखती है, वही मंडी में दिखती है, वही उपलियां चुनते हुए दिखती है, ईंटों के भट्टी पर वही दिखती है, नाली खोदते हुए वही दिखती है। तो जो नगण्य प्रतिनिधित्व शासन प्रशासन में महिलाओं का था, उनके लिए संविधान आया था। संविधान तो हमसे एक दिन पहले बने पाकिस्तान में भी बना। 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ और 15 अगस्त को हम हुए। लेकिन बाराहाते जी ने जो बात कही वो इंपॉर्टेंट है। हमें संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में मिल गया। 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमें संविधान मिला और दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे स्वयं शासित
चेक एंड बैलेंस वाला दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान हमें 2 साल 11 महीने 18 दिन में मिला, क्योंकि 2 साल 11 महीने 18 दिन को 5000 साल की व्यवस्था को पराजित करने वाला डॉक्यूमेंटेशन गहन अध्ययन करता महान प्रज्ञासूर्य डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने बनाया था। ऐरा गहरा नत्थु खैरा बनाता तो 5000 साल की व्यवस्था का प्रति व्यवस्था के रूप में संविधान निर्माण नहीं कर पाता। उच्च कोटि की बुद्धिमत्ता लगती थी जो बाबा साहब आंबेडकर के पास में थी। ऐसा नहीं है कि जब बाबा साहब आंबेडकर मसूदा समिति के अध्यक्ष बने तो वे अकेले इस देश में बैरिस्टर थे, ऐसी बात नहीं है। बैरिस्टर तो राजेंद्र प्रसाद भी थे, बैरिस्टर तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, बैरिस्टर तो स्वयं महात्मा गांधी जी भी थे, बैरिस्टर तो बहुत थे इस देश में। बाबा साहब आंबेडकर को ही क्यों चुना गया? क्योंकि बैरिस्टर होना अलग बात है, संविधान लिखना हर किसी के बस की बात नहीं है। संविधान लिखने के लिए कानून की बारीकियां, उस वक्त के तमाम देशों में जितने संविधान बने हैं उनकी बारीकियां, मानव मूल्य की बारीकियां, मानव के अधिकारों के आंदोलन की स्टडी, फिलोसॉफिकल स्टडी, रिलीजियस स्टडी, इकोनॉमिकल स्टडी, पॉलिटिकल स्टडी, एक ही माई का लाल था डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जिसके पास में इतनी स्टडी थी। इसलिए ये भारत के भविष्य की जरूरत थी कि डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ही संविधान बनाए, वरना गोलवलकर जी तो संविधान बनाने के लिए कभी भी रेडी थे। जरा गंभीरता से सारी बातें इस समय में समझ लीजिए कि संविधान किसके लिए आया था। जिनके लिए आया था उन्होंने संविधान की बेइज्जती की। बेइज्जती करने का अर्थ है उन्होंने संविधान को समझ नहीं लिया। इसलिए जिन बच्चों को एजुकेशन चाहिए था वे गोबर में हीरा ढूंढ रहे हैं। जिन बच्चों के लिए इस देश में सबसे बेहतरीन स्कूल चाहिए थे वे धर्म के नाम से एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं। जिन बच्चों को रोजगार देना था इस देश में, संविधान में वे सारे द्विष थे, संविधान में वे सारी शक्तियां थी, लेकिन इन शक्तियों को परास्त करके धर्म राष्ट्र की घोषणा करने वाले लोग संविधान सभा में पहुंच गए। वर्तमान की संविधान सभा यानी भारत का संसद होता है, वे संसद में पहुंच गए, वे विधानसभा में पहुंच गए और आज वो उस संविधान की बात नहीं करते जो बाबा साहब ने बनाया था। आज वो उस संविधान के ऊपर मनुस्मृति के संविधान की बात ही नहीं करते, वो उसे इंप्लीमेंट करने में कामयाब हो गए हैं, वे सफल हो गए। इस महाराष्ट्र में 62,000 शालाएं बंद हो गई। पूरे भारत में 3,63,000 शालाएं बंद हो गई। शालाओं का बंद करना यानी संविधान को न समझने वाली पीढ़ियों को पैदा करना है। मिल स्टुअर्ट जब प्रजातंत्र के बारे में लिखता है तो कहता है प्रजातंत्र के शक्तियों को पराजित करने वाली पूंजीवादी ताकतें, संविधान को पराजित करने वाली धर्मांध और सामंतवादी ताकतें संविधान का और मतदान का सहारा लेकर संसद में जाएगी, विधानसभा में जाएगी और सबसे पहले वो शालाओं को बंद करेगी और ऐसे पर्यायी एजुकेशन तैयार करेगी कि आदमी वर्तमान में न सोचते हुए ढकोसलेबाज सदियों की व्यवस्था में अपना अस्तित्व ढूंढे और उसे महान माने। क्या ये नहीं हो रहा है 2014 में से लेकर 2025 तक? तो केवल संविधान पर चर्चा करके नहीं चलेगा, चैलेंजेस को समझना पड़ेगा। पाकिस्तान का संविधान बना, कब बना? वहां पर भी तो 60 बैरिस्टर थे। बाबा साहब के बराबर का बैरिस्टर जिन्ना अपने आप को कहते थे, जिन्ना का नाम था। पहला नेता है जो कांग्रेस का अनभिषिक्त धर्मनिरपेक्ष अध्यक्ष रहा, यूनानिमसली वोटिंग से चुना गया। और जिन्ना पहला नेता है जिसका इस भारत के आधुनिक इतिहास में लोगों ने अपने चंदे से जिन्ना भवन बनाया, इतना बड़ा नेता था। पाकिस्तान बनने के बाद में कितने दिनों में पाकिस्तान का संविधान बना? 11 साल बाद। सोचिए, पाकिस्तान का संविधान 11 साल बाद बना
और 11 साल तक पाकिस्तान का प्रजातंत्र मिलिट्री और पुलिस के बूटों के नीचे दम घुटता रहा। उस प्रजातंत्र का नतीजा यह हुआ कि आज भी प्रजातंत्र को मिलिट्री और पुलिस के बूटों के नीचे सांस लेना पड़ता है। हम कितने बड़े महान नेता के अनुयायी हैं कि हमें 2 साल में बाबा साहब ने प्रजातंत्र क्या होता है, उसका मुक्त श्वास क्या होता है, ये हमें दे दिया। तो प्रजातंत्र की कीमत जो लोग नहीं समझेंगे, जिनके लिए ये आया है, वे संकट में जाएंगे। जिन्होंने प्रजातंत्र चाहा ही नहीं था, जिन्होंने बाबा साहब के संविधान का निर्माण से पहले विरोध किया, उनके लिए तो ये संविधान चाहिए ही नहीं ना, क्योंकि 5000 साल से वे संपत्ति के मालक है, ये प्रशासन के मालक है, वे राजनीति के मालक है, वे सारे के सारे संसाधन के मालक है। संविधान नहीं था तब से वे मालक है। संविधान उनकी मिल्कियत छीन लेता है और इस मिल्कियत को सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन जिन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करता है वे अकल से भी गधे और मतदान से भी गधे हो गए। तो प्रजातंत्र क्या करेगा और बाबा साहब क्या करेंगे? क्या किया आपने? क्या चॉइस है आपकी? अरे देश जब आजाद होता है, महान नेता इस युग का काशीराम जी का तस्वीर है। काशीराम जी के लिए हमने बहुत काम किया है। जब सीडी का जमाना था तब पहली सीडी निकाली थी उन्होंने, पहला पिक्चर 2.5 घंटे का, इंसाफ की आंधी। उसमें उस वक्त के 92-93 के संघर्ष को बहुत खूबी से उन्होंने रखा। और वो जो सीडी है वो दाऊराम रत्नाकर इस आमदार के ऊपर खड़ी है पूरी। और मुझे खुशी होती है कि वो दाऊराम रत्नाकर का रोल मैंने खुद किया है। और काशीराम जी के साथ में मैंने 13 सभाएं की है। मैं बाबर और औरंगजेब की औलाद नहीं, मैं बहुत कठिन आदमी हूं। इसलिए कठिन हूं कि फुले शाहू अंबेडकर के विचारों से मेरी पैदाइश गडचिरोली में, आदिवासी इलाक्यात माझा जन्म झालं। 25-30 मुसलमानांची घर, तिथं ग्रॅज्युएशन केलं, बीएड केलं, नागपूरला येऊन एमफिल पर्यंत पदवी घेतली। का बरं घेऊ शकलो? कारण शिक्षणाचं महत्व काय हे जसं माझ्या बापानं मला सांगितलं, माझ्या कुराणानं मला सांगितलं, त्याही पेक्षा पुढे जाऊन महात्मा फुले ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलं की तुला ज्या आई बापाचा पोटी जन्माला घेतलास तो धर्म, ती आयडेंटिटी मिळाली रे, पण या भारताचा नागरिक म्हणून सशक्तपणे या व्यवस्थेच्या विरोधात तुला उभं व्हायचं असेल जावेद पाशा, तर तुला हे सगळं वाचन केल्याशिवाय पर्याय नाही। आणि मी अध्याशासारखा, उपाशी असल्यासारखा सुफींचं साहित्य केलं, मध्ययुगीन साहित्य वाचून काढलं। बाबासाहेब अजूनही मी वाचतो तर मला नवीन नवीन करतो हो। लोग बोलते कि हम तो बाबा साहब को घोट कर पी गए, मैं कहता हूं कि मैं गधा हूं, मैं रोज बाबा साहब को पढ़ता हूं तो मुझे नया दृष्टिकोण मिलता है। मैं अभी भी बाबा साहब के स्टडी में अपने आप को विद्यार्थी मानता हूं, क्योंकि मैं बॉर्न आंबेडकरिस्ट नहीं हूं ना, माफ करना मित्रांनो। ते वाचन केलं आणि त्याच्यानंतर उभा झालो। 40 पुस्तकं लिहिली। जर वाचन केलं नसतं तर संविधान कळलं नसतं। गडचिरोलीमध्ये माझ्या नातेवाईकांची चिकनची दुकानं होती ना, मलाही सांगण्यात आलं होतं खूप प्रॉफिट आहे चिकनची दुकान लावून बस जावेद। हो, मी लावलं असतं चिकनची दुकान तर खरं सांगतो तुम्हाला फॉर्च्युनर मध्ये आलो असतो इथं, कारण खूप प्रॉफिट आहे। 35 वर्षापासून एकच बायको आहे, तायरा समोर बसलेली आहे, सलमाई असती सोबत, रेशमाई असती सोबत, 4ची परवानगी होती ना, गमतीचा भाग। परंतु मी म्हणजे ते चिकनची दुकान वाईट आहे हे मी म्हणत नाही, ती इमानदारीची रोटी आहे, ती इमानदारीची रोजी आहे। मुसलमान हरामाचा खात नाही, घाम गाडतो आणि खातो, तेही या धर्मांधांना पचत नाही, म्हणून मी त्या रोजी रोटी बद्दल बोलत नाही। पण हेच सांगतो की फक्त चिकनची दुकान असती, खूप पैसा असता, माझ्या नावासमोर जावेद भाई चिकनवाले असतं। पण आज फुले वाचलं, शाहू वाचलं, संविधान वाचलं, आज जावेद भाई चिकनवाले नाही, प्रोफेसर जावेद पाशा नावाची पार्टी आहे। आणि आज हजारो व्याख्यानं मी दिलेत। ही शक्ती फुले शाहू आंबेडकरांच्या विचारांना दिली। आणि ही शक्ती कुठून येते? संविधानाला समजून घेतलं की तुम्हाला नेमकं काय बोलायचं आहे आणि कशावर हल्ला करायचा आहे, काय मागणी करायची आहे आणि कोणत्या मागणीला रेटून धरायची, याची किमान बुद्धिमत्ता संविधान समजून झाल्यानंतर येते मित्रांनो।
तो किसके लिए आया था संविधान? काशीराम जी ने कहा कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। इस देश के कभी सिस्टम को समझने की कोशिश आम ओबीसी ने की? इस देश के सिस्टम को समझने की कोशिश कभी मुसलमान ने की? इस देश के सिस्टम को समझने की कोशिश बहुत गहराई से कभी आदिवासी ईसाइयों ने की? अरे लड़ाई तुम्हारी सिस्टम से है, और सिस्टम चाहता है कि तुम सिस्टम से न लड़ो, धर्म के लिए लड़ो। और जब जब धर्म की लड़ाई होगी तब तब संविधान बैकग्राउंड में जाएगा, ये उनकी रणनीति है। तो जब देश आजाद हुआ 1951 में, तब आर्थिक विश्लेषण हुआ। मैडम जी 83% सरकार की मिल्कियत थी जिन जमीनों पे, वो जमीन किसकी थी? एक कुंभी भावा, तेली भावा, माड़ी भावा, कुंभार भावा, चांबार भावा, महार भावा, शेख भावा, अरे कुणाची होती थी जमीन? ये जो 83% सरकार की जमीन थी वो तो तुम्हारी थी। क्यों? क्या इस समाज व्यवस्था में, इस प्रजातंत्र में राजनीति के बाद व्यवसाय सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, और व्यवसाय की पहली शर्त है जमीन। 83% जमीन कहां गई? प्रजातंत्र के इस संविधान ने आपको बोला था ये जमीन आपकी है। आपकी राजनीतिक लड़ाई इस सरकारी जमीन पर कब्जे की थी। आप बाबा साहब के संविधान को समझ नहीं पाए। जिन्होंने समझा उन्होंने आपको मूर्ख बनाया, और आज लाल बाल पाल आश्रम बना के करोड़ों की जमीन अपने कब्जे में कर लिए। बाबा रामदेव कई लाख की जमीन उसके कब्जे में है। ये 83% जो सरकारी जमीन थी, अब सब 43% बची है। फक्त सरकार करे 43% जमीन राहिलेली आहे, बाकी जमीन गेली कुठं? वाटप झालं। तुमच्या शाळा बंद झाल्या, जिल्हा परिषदेच्या शाळांची अवस्था वाईट करून टाकली। हे नियोजित षड्यंत्र होतं बरं का? ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था। ऐसा षड्यंत्र जिसे पहचानने में आप नाम कामयाब रहे, सुशिक्षित लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। कभी बाबा साहब आंबेडकर जी ने निराश होकर कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, लेकिन बाबा साहब आज, हम उस कल्पना को मानते नहीं है, लेकिन एक कल्पना करने में हरकत नहीं है कि आज बाबा साहब अगर उस ऊंचाई से देख रहे होगे तो उन्हें पता चलेगा कि एक सुशिक्षित कानेकर आपके कदमों पे कदम रख के चल रहा है। एक जावेद पाशा गढ़चिरौली से निकलकर पूरे महाराष्ट्र में आपके कदमों पे कदम रख के चल रहा है। एक पीएचडी हुई प्रोफेसर यहां आकर आपके कदमों पे चल रही है। तो बाबा साहब विश्वास रखिए, उस वक्त जिन लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने आपको धोखा दिया होगा, वो उनको मुबारक हो। लेकिन आज प्रजातंत्र के लिए जिन ताकतों से हम लोग लड़ रहे हैं, वो लड़ने वाले सारे सुशिक्षित लोग हैं, सारे पढ़े लिखे लोग हैं। हम अपने समाज को जगा रहे हैं, हम अपने समाज को बोल रहे हैं कि कौन सा संकट आया हुआ है। संविधान बहुत तेरे बदल चुका है। हमारे लोग कहते हैं कि संविधान को हाथ लगाएंगे तो हम हाथ काट डालेंगे। बस इतना ही अपना शौर्य बचा है। अभी बड़े बड़े सभा सम्मेलनों में मैं पुणे गया था, ये वक्ता चिक चिक कर बोल रहा है बाबा साहब के संविधान को हाथ लगाया तो हाथ काट देंगे, गर्दन काट देंगे। मैंने बोला क्या मुर्गी का बच्चा है संविधान? मुर्गी है, बकरा है क्या संविधान? और उसको कोई हाथ लगाएगा तो हाथ काट डालेंगे। अरे कहां है संविधान? मुझे बताओ तो संविधान कहां है? व्हाट द रियलाइजेशन? आप क्या रियलाइज कर रहे हो? सिर्फ बकवास कर रहे हो कि संविधान को हाथ लगाएगा तो हम काट डालेंगे, संविधान बदलने नहीं देंगे। नॉनसेंस। अरे जिस आरक्षण की तरतूद बाबा साहब ने आपके लिए की थी, वो प्रतिनिधित्व का भाग था। आज इस आरक्षण में मुस्लिम ओबीसी आया हुआ है। अगर बाबा साहब ओबीसी के लिए तरतूद नहीं कर जाते तो मंडल आयोग ना आता, और मंडल आयोग ना आता तो ओबीसी के तहत मुसलमान भी रिजर्वेशन में नहीं आता। ये जो ओबीसी आज राजनीति से लेकर, अर्थनीति से लेकर, शिक्षा नीति से लेकर शासन प्रशासन में ओबीसी का रिजर्वेशन पा रहा है, ये भी न पाता। अरे यही तो बाबा साहब का प्रजातंत्र था कि प्रजातंत्र में सहभागिता और प्रतिनिधित्व बहुत ही जरूरी है, और ये रोकने वाली शक्तियां तुम्हें आने नहीं देंगी। इसलिए उन शक्तियों के जवाब में आरक्षण निकाला।
तुम खुश हो गए। व्यवस्था ने क्या किया? अच्छा कांबड़े, अच्छा जॉन डिसूजा, अच्छा शेख, अच्छा मड़ावी, बाबा साहब ने जिस रिजर्वेशन के जरिए तुम्हें ऊपर जाने के लिए सीढ़ी दी, तू आईएएस बन रहा है, तू मंत्रालय में आ रहा है, तू प्रशासन में आ रहा है। ठहर, तेरी कूटते हैं। और उन्होंने बगैर यूपीएससी दिए, बगैर कोई एग्जाम दिए, लैटरल एंट्री के द्वारा डायरेक्ट नियुक्तियां कर दी। कहां बदला रे संविधान? अब किसका हाथ काटोगे, किसका गला काटोगे? तो साथियों, क्या संकट है हमारे सामने? इन्होंने लेटरल एंट्री ला ली और आज 138 आईएएस ऑफिसर असिस्टेंट सेक्रेटरी के पोस्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में विराजमान है। कौन से डिपार्टमेंट दिए गए उनके पास? नियोजन का डिपार्टमेंट दिया गया है, प्लानिंग का डिपार्टमेंट दिया गया है, लॉ एंड ऑर्डर के डिपार्टमेंट दिए गए। बचा क्या आपके पास? नहीं बचा है आपके पास, बहुत कुछ बचा है। और क्या बचा है वही बताने के लिए ये 25वां संविधान सम्मेलन है कि जब तक संविधान है तब तक हम बहुत कुछ कर सकते हैं। संविधान 3 तरीके से बदला जा सकता है। संविधान 3 तरीके से बदला जा सकता है। बुद्धिवादियों की भूमिका पर लास्ट पर आ जाऊंगा, मतदाताओं का कर्तव्य इस पर भी आ जाऊंगा शॉर्ट में। लेकिन पहले बता दूं कि जो गलतफहमियां आपके दिमाग में है वो निकाल दीजिए। 1967 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है किंवा 1967 सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय बहुमतानं संविधान बदलता येतो नव्हे, बहुमताच्या भरोशावर फंडामेंटल राइट भी बदले जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। बोंबला आता काय करणार? ठाकरे जी, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है 1969 पे, बहुमत के भरोसे पर संविधान बदला जा सकता है और बहुमत के भरोसे पर फंडामेंटल राइट भी बदले जा सकते हैं। एक शर्त रख दी सिप कोर्ट ने, कौन सी? संविधान के ढांचे में। अब गम्मत की बात यह है, संविधान का ढांचा क्या है इस पे चर्चा ही नहीं हुई कोर्ट में। किसी भी कोर्ट में यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि संविधान का ढांचा यानी क्या है। और कोर्ट निर्णय दे देता है कि बहुमत से संविधान बदला जा सकता है और फंडामेंटल राइट भी बदले जा सकते हैं। तो बहुमत के भरोसे पर एक प्रयत्न हुआ। कौन सा? क्या पहचान थी तुम्हारी और मेरी? यहां पे सभी बैठे हैं, मेरी मुस्लिम बहना भी आई। अरे क्या पहचान थी? किस देश के नागरिक थे तुम? कुत्ता नहीं पूछता था तुमको, कुत्र सुद्धा विचारत नव्हतं तुम्हाला म्हणजे आपण सर्वच। 1947 पूर्वी विचारा आपल्या बापदादांना कोणत्या देशाचे नागरिक होतात। पूछ लो अपने बाप दादाओं को 1947 पहले कौन सा देश था तुम्हारा और किस देश के नागरिक थे? अरे गुलाम थे तुम, प्रजा थे तुम, कोई आइडेंटिटी नहीं थी तुम्हारी, कोई देश नहीं था तुम्हारा। 700 साल मुगलों के प्रजा करके रहे तुम, 200 साल ब्रिटिशों के गुलाम करके रहे तुम। वेयर इज योर नेशन? कहां था तुम्हारा राष्ट्र? 700 साल मुगल राज करते हैं, 700 साल। एक भी आचार्य खड़ा नहीं होता, एक भी शंकराचार्य खड़ा नहीं होता, एक भी भगवादारी खड़ा नहीं होता कि ए बाहर से आए हुए मुसलमानों ये हिंदू राष्ट्र है चले जाओ। 700 साल तक देवो भवो कर्मेश्वरो कह के सुल्तानों की आरतियां उतार रहे थे। आज मुसलमानों से नफरत सिखा रहे हैं, वहां पे अपने बेटियां देखकर ससुरे बन रहे थे, दामाद बना रहे थे। 700 साल तक एक भी ग्रंथ ऐसा नहीं आता कि चैलेंज करता हो कि ये हिंदुओं का देश है, ऐ मुट्ठी भर बाहर से आए हुए मुसलमानों चले जाओ। नहीं, जब बादशाह औरंगजेब ये लड़ाई के लिए निकलता था तो एक तरफ मौलाना हरा तावीज बांधता था तो दूसरी तरफ काशी का पंडित आरती उतार कर कहता था विजयो भव। किस देश के नागरिक थे हम लोग?
और देश आजाद होने के पहले पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन बना, ब्रिटिश इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन 1935। इस देश में संविधान नाम की चीज पहली बार जो आई वो 1935 में आई। 1917 से संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। 1935 में पहला ब्रिटिश इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बना, जहां पर नागरिकता दी गई। संविधान की ताकत समझो, क्या दिया है बाबा साहब के संविधान ने, उसे समझो। अगर ये संविधान न होता ना तो अभी अभी आपने देखा है कि एक आदिवासी लड़के के चेहरे पे पेशाब की गई या नहीं की गई, खुलेआम। अगर संविधान न होता तो पेशाब करने वाले को धर्म सम्मति से कोई शिक्षा नहीं होती, लेकिन उस पर SC/NT एक्ट लगा, एट्रोसिटी एक्ट लगा। वही संविधान है कि एक आदिवासी के चेहरे पे तुम पेशाब कर सकते हो, और यही संविधान की ताकत है कि एक आदिवासी राष्ट्रपति भी बन सकती है महिला। ये आप समझिए कि इस संविधान की ताकत क्या है। मुझे तो गोली मार दी जाएगी, मुझे तो उठा के रासुका में 15 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा, मैं बोल भी नहीं सकता, लेकिन आज दम ठक कर बोल रहा हूं। इसलिए बोल रहा हूं कि बाबा साहब आंबेडकर जी के संविधान ने मुझे अभिव्यक्ति का स्वतंत्र दिया हुआ है, और यह मेरा अधिकार है कि मैं अपने मतों को रखूं। मेरे संचार का स्वातंत्र है, मेरे घूमने का स्वातंत्र है, मेरे बोलने का स्वातंत्र है। आज ये आदमी वो व्यवसाय नहीं कर पाएगा, वो व्यवसाय पर बहिष्कार, उसके तरफ आर्थिक बहिष्कार, किस तरफ ले जा रहे हैं ये देश को। संविधान किधर है और ये देश को किधर ले जा रहे हैं। कैसे हुआ ये सब? ये इसलिए हुआ कि संविधान को बदला जा सकता है। कैसे? 3 तरीके से। पहला तरीका है संसद में बहुमत से संविधान को बदल दो। बाबा साहब ने जो संविधान दिया था, उस संविधान में 100 आता काही नवीन अमेंडमेंट झाले असतील तर माहित नाही, पण 112 दुरुस्त्या झालेल्या आहेत। किती झाल्यात? 112। म्हणजे बाबासाहेबांचा जो मूळ संविधान आहे त्याच्यात किती वेळा दुरुस्त्या झाल्या? 112 वेळा दुरुस्त्या। आणि ज्या कलम्स आहेत, कायदे कानून आहेत, त्याच्यात जवळपास 1000च्या जवळपास नवीन कायदे आलेत आतापर्यंत। म्हणजे संविधान कसा बदलता येतो? बहुमताच्या भरोशावर संसदेत संविधान बदलता येतो। किसने दी नागरिकता तुमको? इन्होंने कोशिश की NRC CAA के माध्यम से आपके नागरिकता पे सवाल लगाने के लिए। यह सवाल केवल मुसलमानों की नागरिकता पर नहीं था, यह सवाल उन सब लोगों के लिए था जो अपने जन्म का, अपने नागरिकता का, अपने मां बाप का कागज पेश नहीं कर पाएंगे, वो हिंदू हो या मुसलमान हो। टारगेट किसे बताया गया? मुसलमान। और पहली बार नागरिकता पर सवाल उठाए गए। तुम्हारे बाप ने दी थी नागरिकता? अरे नागरिकता तो हमारे बाप ने दी थी, जिसका नाम डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर है, जिन्होंने संविधान में लिखा कि जिस दिन यह देश आजाद होता है 1947 में, वहां पर अस्तित्व में रहने वाले लोग, 6 महीने पहले जो है यहां पर वो लोग, और पैदा होने वाले वो लोग सारे भारत के नागरिक है। अरे किससे डॉक्यूमेंट मांग रहे हो तुम? आपने ये प्रयोग किया तो आपको पता चला कि भारत के लोग अपनी नागरिकता को लेकर रास्ते पर आए ना। शाहीन बाग हुआ, पंजाब में आंदोलन हुआ, आसाम में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, गुजरात में हुआ, क्योंकि तब दलितों को पता चला कि हमारे 500 पीढ़ियां तो पड़े ही नहीं है, तो डॉक्यूमेंट्स लाएंगे कहां से। आसाम में पहला सर्वेक्षण हुआ, पहले सर्वेक्षण में 35 लाख लोग नागरिकता से बाहर हो गए। एक महाशय जो गृह मंत्री है, उन्होंने वक्तव्य दिया था, हमने घुसपैठियों को नागरिकता से बाहर कर दिया। लोगों ने तालियां बजाई की मुसलमानांची चांगली जिरवली। आसाम मध्ये नागरिकता संशोधन कायदा करून 35 लाख मुसलमानांना नागरिकतेच्या बाहेर काढलं, क्योंकि 35 लाख लोगों ने नागरिकता सिद्ध करने वाले डॉक्यूमेंट नहीं दिए थे। जब उसका चार्ट रिलीज हुआ तो पता चला केवल 13 लाख मुसलमान है, बाकी पूरे हिंदू है। बाकी कौन है?
कितने 23 लाख के करीब हिंदू बाहर हो गए नागरिकता से। कौन से हिंदू रे? जिनके 5000 पीढ़ियों से मनुस्मृति के चलते पढ़ने नहीं दिया। कौन से हिंदू रे? जो पहाड़ों में आदिवासी की तरह रहते हैं। शिक्षा क्या होती है, जन्म का प्रमाण पत्र क्या होता है, बाप का सर्टिफिकेट क्या होता है, जिनको पता नहीं, वो हिंदू। और कौन मुसलमान रहे? मुसलमान बन गया लेकिन फिर भी रिक्शा चलाता है, मुसलमान बन गया फिर भी भंगार में काम कर रहा है, मुसलमान बन गया फिर भी 7 पीढ़ी से दरिद्रता में है, जिसने एजुकेशन देखा नहीं, वो हिंदू, वो मुसलमान। लेकिन इन सारे गरीब लोगों को नागरिक होने का प्रमाण पत्र किसने दिया था? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान ने दिया था। जब 1947 में देश आजाद होता है, तब इस देश में रहने वाला 6 महीने पहले से रहने वाला और पैदा होने वाला नागरिक है। जब रास्ते पे आई जनता, तब इनको पता चला कि संविधान सीधा बदले नहीं जाता। संविधान बदलने के 3 तरीके। एक, डायरेक्ट बहुमत के भरोसे पे संसद में ये बिल लाया और लोग रास्ते पर आए, तो पता चला कि इतना आसान नहीं है बदलना, लोग रास्ते पर आ गए, छोड़ दिया। अब संविधान बदलने का दूसरा तरीका कि संविधान के किसी भी ढांचे को हाथ मत लगाओ, लोगों को पता ही मत चलने दो कि हम संविधान को हाथ लगा रहे। नहीं 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 नहीं, संविधान तो हमारे लिए परमेश्वर से भी ज्यादा पवित्र है, हम संविधान में कुछ भी बदलाव नहीं करेंगे। ये गारंटी लगातार देते रहो। और क्या करो, जो हमें चाहिए वो आर्टिकल संविधान में डालते रहो। पहला, बहुमत पे बदल दो। दूसरा, बदल नहीं सकते हो तो जो हमें चाहिए वो संविधान में डालते रहो। शिक्षा के सार्वत्रिकरण का बेसिक फंडामेंटल राइट लेके बाबा साहब का संविधान आया था ना? आया था या नहीं आया था? और बाबा साहब ने 10 साल का पीरियड आंक दिया था और कहा था कि 10 साल में इस देश में शिक्षा का सार्वत्रिकरण हो जाना चाहिए। मंत्री हो, पूंजीपति हो, राष्ट्रपति का आदमी हो या मुख्यमंत्री का बेटा हो, सब एक ही स्कूल में पढ़ेंगे और एक ही सिलेबस में पढ़ेंगे। ये होता है शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण और ये 10 साल में होना चाहिए। ये बाबा साहब ने कह दिया था। उसका कारण था, अगर ये हो जाता तो 2025 में संविधान पे चर्चा करना नहीं पड़ता। अगर ये शिक्षा का सार्वत्रिकरण बाबा साहब जब कह रहे थे तभी हो जाता, तो आज मूर्खों की फौज नहीं, संविधान को हर पल हर मुकाम पर बोलने वाली युवाओं की बहुत बड़ी पीढ़ी इस देश में तैयार हो गई रहती, जो मनुवादी व्यवस्था को या परंपरागत वर्चस्व रखने वाली व्यवस्था को चैलेंज होती। तो संविधान ने तुम्हें बहुत कुछ दिया, संविधान ने सारे विकास के रास्ते खोले। अब तीसरा, संविधान बदलने का रास्ता, एक बहुमत से, दूसरा जो हमें चाहिए वो डाल के लोगों को पता मत चलने तो हमने संविधान बदला। कुठारे कांबळे कुठारनी कायदा बदलला, कुठारे गणवीर कुठारे जावेद पाशा कायदा नाही बदलला, आम्ही नवीन कायदा टाकला। काही अडचण नाही, नवीन कायदा टाकला। बुलडोजर था क्या रे बाबा साहब के इसमें? अभी आसाम का मुख्यमंत्री विधानसभा में एक कानून पास करने के लिए बिल लाया है। क्या है जनाब पता है? आसाम में मुसलमान हिंदू से जमीन नहीं खरीद सकता। क्या कर रहे हो तुम देश में? संविधान अस्तित्व में जब वो मुसलमान से नहीं खरीद सकता तो एक संदेश रहता है कि महारों को भी मत देना बोला, आदिवासी को भी मत देना बोला, मेहतर को भी मत देना बोला, मांग को भी मत देना बोला। ये साइकोलॉजिकल गेम बुद्धिवादियों को समझ में आता है ना? प्रजातंत्र के बारे में जॉन स्टुअर्ट फिर एक बार कहता है कि प्रजातंत्र में जब सुशिक्षित लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते तो प्रजातंत्र लोगों तक नहीं पहुंचता। सुशिक्षित लोगों ने क्या किया है इस बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा। मेरे अपने आंदोलन में रहने वाले लोग, एमए फर्स्ट क्लास हो गया, नेट पास हो गया, लेक्चर करके लग गया, बढ़िया पगार बढ़िया सब, संस्था चालक का हस्तक बना,
एक भी आवाज जुल्म के खिलाफ नहीं उठाता। एक भी आवाज क्या चल रहा है प्रजातंत्र में इसके खिलाफ नहीं उठाता, क्योंकि संस्था चालक इसकी इजाजत नहीं देता, मजबूरी है। पढ़ा लिखा वर्ग राजनीति में जाता है। एक पढ़े लिखे राजनीतिज्ञ ने इस देश की तकदीर बदल दी, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने। आज भारत के इतिहास को उठाकर देखो तो हजारों मंत्री पीएचडी मिलेंगे, हजारों मंत्री एमए, एमएड, एमफिल, क्या क्या डिग्रियां लिए हुए मिलेंगे। भारत गर्त में गया, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी राजनीति में जाएगा तो बदलाव करेगा। इस भूल भुलैये में नहीं रहना। पढ़ा लिखा भी आदमी जब राजनीति में जाता है और व्यवस्था का हस्तक बन जाता है तो बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल गरीबों के लिए नहीं, उन्हीं लोगों के लिए करता है, और उसमें से जो उसे मिलता है उसमें वो भी अलग तरह का सरंजामवादी और पूंजीवादी बन जाता है। ये भारत की वास्तविकता है, ये भारत की हकीकत है। तो जब संविधान बदलने की बारी आती है तो दो बता दिया, अब तीसरा अंतिम बताता हूं कि संविधान कैसे बदला जाता है। प्रत्यक्ष रूप से बदल नहीं सकते, लोग आंख पर आते संविधान विधानसभा में। नए कानून बना दिए जाए तो भी लोग चौकन्ने हैं, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। फिर संविधान के विरोध में धर्मांधता का नंगा नाच करके प्रति व्यवस्था खड़ी की जाती है। यह है संविधान को नपुंसक करने का, अर्थात निष्क्रिय करने का सबसे बड़ा षड्यंत्र, जिसके बारे में बाबा साहब ने विस्तृत से लिखा है। सवाल यह है कि हम बाबा साहब को किस एंगल से पढ़ रहे हैं। मैं मुस्लिम होने की वजह से, उसमें भी फुले शाह अम्बेडकरी कार्यकर्ता होने की वजह से, मैं संकटों को अपने हिसाब से चेक करके बाबा साहब ने उस पर क्या कहा ये तलाशता हूं। इसलिए मुझे बाबा साहब के अलग अलग एंगल मिलते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जिस दिन मैंने मतदान का अधिकार जो दिया है उसका बाजार हो जाएगा, एक व्यक्ति एक मूल्य खत्म होकर, एक व्यक्ति एक मूल्य उसका संपूर्ण विकास, ये बात खत्म होकर जब ये मतदान 500 रुपए में, 2000 रुपए में, 3000 रुपए में बिकने लगेगा, तब यकीन रखो इस देश का सरंजामवादी, इस देश का धर्मांध, इस देश का पूंजीवादी आदमी वोटों का बाजार करेगा और आपके वोटों से वो संसद में जाएगा, आपके वोटों की वजह से वो विधानसभा में जाएगा। संविधान वैसे ही रहेगा, प्रजातंत्र वैसी रहेगा, लेकिन उसकी संस्थाएं वो काबीज करके अपने लिए इस्तेमाल करेगा। तुम्हारे हाथ में बाबा जी का ठुल्लू देगा। हुआ या नहीं, ये हो रहा है या नहीं, ये तो संविधान बदलने का आखिरी रास्ता कि संविधान को नपुंसक कर दो। झुंड आती है आपके आंग पे है, ये संविधान की प्रति व्यवस्था। शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है आपकी हिफाजत करे। आप अगर इन लोगों के विरोध में बोलते हैं तो झुंड आपके आंग पर आता है और पुलिस कहती है कि आम्ही काही नाही करू शकत, न्यायालय कहता है कि हम क्या करें। इसलिए मर्डर करने वाले लोग जेल में से भी चुनकर जा रहे हैं और मंत्री बन रहे हैं। इसलिए बम फोड़ने वाले लोग चुनकर जा रहे, मंत्री बन रहे हैं। इसलिए चोरी चकारी करने वाले लोग, सट्टे में, दारू में 2 नंबर का पैसा कमाने वाले लोग सामाजिक न्याय मंत्री बन रहे हैं। महिलाओं पर रेप करने वाले लोग मंत्री बन रहे, महिला विकास विभाग उनके पास में आ रहा है या नहीं है? तो केवल संविधान की कलमा बनाकर क्या करोगे? तो 25 रुपए की किताब में आपको संविधान के कलमा मिल जाएंगे। संविधान में क्या लिखा है इसके तो ढेरे किताबें मार्केट में अवेलेबल है, क्या करोगे? चर्चा उन बिंदुओं पे होनी चाहिए कि आज कौन सा संकट हमारे सामने खड़ा हुआ है। संविधान से देश चलता है, ये एक नारा है। कानेकर जी आपका शुक्रिया, और जब तक हम भी जीवित हैं आपके इस सम्मेलन को दुआएं नहीं, यथाशक्ति हम लोग हाजिर होकर आपके इसके समर्थन में चलेंगे, क्योंकि संविधान जागृति और संविधान एजुकेशन ये इस प्रजातंत्र का सबसे आत्मा है। संवैधानिक एजुकेशन ही होने नहीं देना चाहती व्यवस्था। संविधान की किताब पढ़ता है क्या? नहीं पढ़ना संविधान की किताब। कथावाचकों को, बहुजन समाज को सुलाने के लिए, क्या करने के लिए? सुलाने के लिए
कथावाचकों को आरएसएस जैसी संगठन करोड़ों रुपए देती है और बोलती है कि कॉलेज की बात नहीं करना, शिक्षा की बात नहीं करना, जाके बताओ कि कुछ नहीं रखा है शिक्षा में, कुछ नहीं रखा है। अंधश्रद्धा में लिपटी हुई पूरी क्या पूरी आधी जनता खड़ी कर दी उन्होंने। यह है संविधान के विरोध में कार्य। ये कैसे बचेंगे इस सब से? इस सब से बचने का रास्ता यही है कि इस देश के मुसलमान ने, इस देश के सिख ने, इस देश के ईसाई ने, इस देश के आदिवासी ने, इस देश के ओबीसी ने महात्मा ज्योतिबा फुले, शाहू महाराज, बाबा साहब अंबेडकर के रास्ते को पकड़ना, क्योंकि यह रास्ता संविधान की निर्मित की प्रक्रिया का रास्ता है और यही रास्ता संविधान के तहत आपको देश बचाने की शक्ति देगा। दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ नहीं है। तो लोग समझ ही ना पाए, लोग समझ ना पाए। साइकोलॉजिकल गेम कितने बड़े बड़े हैं, कितने बड़े बड़े साइकोलॉजिकल। अभी भाटिया जी का एक इंटरव्यू हुआ था, भाटिया जी ने बाय प्रूफ बता दिया कि जहां जहां चुनाव होते हैं उन चुनाव से पहले बाकायदा आरएसएस सारे कथाकारों को, साधुओं को, प्रोमिनेंट भाषण देने वाले धार्मिक पुरुषों को बुलाती है, उनका ट्रेनिंग लेती है महीना भर और उनको करोड़ों रुपए देकर बोलती है इस स्टेट में चुनाव है, जाओ यहां पे धार्मिक वातावरण पैदा करो। एक तरफ संविधान तुम्हें प्रजातंत्रीय वातावरण देता है, लेकिन उसकी काट में धर्मांध वातावरण पैदा किया जाता है। और धर्मांध वातावरण में वोट का बाइफर्केशन कैसा? धर्म बचाना है, हम लड़ रहे संविधान बचाना है, हम छोटे पढ़ रहे, वो बोलते हैं धर्म बचाना है, वो बहुत बड़े हो चुके हैं। हम बोलते हैं संविधान बचाना है, 300 लोग हैं, वो बोलते हैं धर्म बचाना है, 30 लाख लोग जमा हो जाते हैं। क्योंकि 30 लाख लोगों तक संविधान नहीं पहुंचा, ढकोसला पहुंचा। इसलिए ढकोसला पहुंचा कि शिक्षण ही बंद कर दिया गया, सैनिकीकरण किया जा रहा है, निशाना मुसलमानों को बताया जा रहा है। लेकिन याद रखना, केवल मुसलमान नहीं है, प्रजातंत्र के लिए लड़ने वाले सारे कौमें उनके निशाने पर है। सारे कौम, सारे फ्रंट जो प्रजातंत्र के लिए लड़ते हैं वे उनके निशाने पर है। अब सबसे तो नहीं लड़ सकते, इसलिए एक टारगेट, कौन? मुस्लिम। यह बात भी ढंग से समझ लेना चाहिए। तो हम संविधान के उन प्रावधानों के लिए लड़े जो हमारे लिए हैं। आज गारंटियां खत्म हो गई। बाबा साहब ने नौकर वर्ग के लिए, मजदूरों के लिए 113 कानून बनाए थे। जब श्रम मंत्रालय बाबा साहब के पास में आया तो बाबा साहब आंबेडकर पहला कानून मंत्री है। श्रम मंत्रालय हाथ में आते हुए श्रमिकों के लिए बेसिक वेजेस का कानून बनाया, निवृत्ति वेतन का कानून बनाया, जीपीएफ का कानून बनाया, मेडिकल फैसिलिटीज का कानून बनाया, उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन का कानून बनाया, एक्सीडेंट होने के बाद में पूरे भरपाई का कानून बनाया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं रेगुलर वेजेस के लिए एप्लीकेबल कर दिया सिविल सर्विसेज में। आज गुजरात अकेला राष्ट्र है जहां पे बाबा साहब के सारे कानून खत्म कर दिए गए और केवल लेबर कानून के नाम से 3 कानून है और तीनों कानून कंपनी मालक को प्रोटेक्ट करते हैं। संविधान जैसे कि वैसी है। आखिरी बात बताता हूं, आपसे विदा लेता हूं। 1947 से पहले बाबा साहब आंबेडकर जी ने गांधी जी को कहा था मुझे मातृभूमि नहीं है। तब मुसलमान ने सोचा था कि मुझे तो 700 साल से यह देश मिला हुआ है, मैं मालक हूं। तब आदिवासी ने सोच लिया था कि मेरे पहाड़, मेरे जंगल तो मेरे हैं, मैं मालक हूं। बाबा साहब तो अस्पृश्यों के लिए कह रहे हैं गांधी जी से कि उन्हें मातृभूमि नहीं है, मुझे क्या लेना देना है। ओबीसी ने तो समझ लिया था कि रामायण से लेके महाभारत तक, जैसे आपने कहा मैं उसका मालक हूं, ये तो कथाएं मेरी हैं, तो मुझे तो देश है। बाबा साहब कह रहे हैं उन लोगों के लिए जो अस्पृश्यों को मातृभूमि नहीं है, कह रहे हमारा क्या लेना देना। मूर्ख लोगों, जब बाबा साहब आंबेडकर महात्मा गांधी जी को कह रहे थे कि महात्मा गांधी जी मुझे मातृभूमि नहीं है, तब इस देश के उन 90 लोगों को मातृभूमि नहीं थी, उन % लोगों को। मुद्दा समझ में आ जाए?
जिस दिन बाबा साहब महात्मा गांधी जी को कह रहे थे कि मुझे मातृभूमि नहीं है, तब वे प्रातिनिधिक स्वरूप में कह रहे थे इस देश के 89%, 89% लोगों को मातृभूमि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बाबा साहब का संविधान बनने से पहले इस देश में केवल 11% लोगों को मतदान का अधिकार था। कितने? बोलो कितने परसेंट? तुम्हारे बाप को भी नहीं था, मेरे बाप को भी नहीं था, इनके भी बाप को नहीं था। केवल देश के 11% लोगों को अधिकार था। ब्रिटिश इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन 1935 के हिसाब से इस देश में मतदान का अधिकार केवल 11% लोगों को था। वही मंत्री बन सकते थे, वही मंत्री चुन सकते थे, वही प्रशासन में जा सकते थे। सोचो रे, अगर बाबा साहब नहीं होता और जैसे गोलवलकर से लेके सावरकर से लेके सब लोग कह रहे थे, संघी भी कह रहे थे कि हमें नया संविधान नहीं चाहिए, कम से कम ब्रिटिशों का है वैसी रहने दो, क्या हाल होता तुम्हारा? तुम्हारे पास में कौन सा देश रहता और कौन सी मातृभूमि रहती और कौन से देश के तुम नागरिक होते? दो जवाब। केवल 11% लोग 2025 में हमारे सर पर थैथया नाचते रहते, हम तो गुलाम रहते क्योंकि मतदान का अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने कहा सबको मताधिकार मिलना चाहिए। जरा उसका डिबेट उठाकर देख लो संसद में, बाबा साहब ने कितनी बड़ी एडल्ट फ्रेंचाइज की लड़ाई लड़ी है। ये आज तुम कार्ड लेकर घूमते हो ना वोटिंग का, जिसमें तुम्हें रेशन मिल जाता है, जिसमें तुम्हें वैद्यकीय सोई मिल जाती है, जिसमें सरकार की अनेक योजनाएं मिल जाती है, बिजली मिल जाता है, पानी मिल जाता है। अरे ये वोटिंग कार्ड ना होता ना तो वो भी नहीं मिलता। ये जो एनआरसी सीए लाया था ना, उसके 13वें आर्टिकल में यही लिखा है कि जिसके पास में वोटिंग का अधिकार नहीं होगा उसे सरकारी राशन नहीं मिलेगा, सरकार की कोई फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, सार्वजनिक वाहतुक का वो अधिकारी नहीं होगा। अरे यही नहीं, उठा के एनआरसी सीए का 13वां आर्टिकल देख लो, उसमें लिखा है कि जिसके पास में मतदान का अधिकार नहीं है वो तो न्यायालय में न्याय भी नहीं मांग सकता और पुलिस स्टेशन में तकरार भी दाखिल नहीं कर सकता, क्योंकि वो भारत का नागरिक नहीं है। अरे मूर्खांनो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नसते तर तुम्हाला मतदान मिळालाच नसता, भारत नावाची मातृभूमी नसती। इसलिए मैं कहता हूं कि बाबासाहेब आंबेडकर ने हम सबको भारत नाम का सुंदर देश भी दिया और उस देश का नागरिकत्व भी दिया, और ये देता है केवल संविधान। इसलिए संविधान को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। और इसी नागरिकता के चलते आज हम कहां से कहां पहुंचे। आदिवासी के पास में एक लंगोटी छोड़ के कुछ भी नहीं था। आज इस देश में आदिवासियों के 2000 से ज्यादा बैंक है। हम महार मांग चंबारों के पास में कुछ भी नहीं था। आज 2025 में हमारे हजारों बैंक से। गरीब मुसलमानों के पास में कुछ भी नहीं था, आज उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है बैंक से। अरे देश आजाद हुआ तब हमारे पास में पढ़ाई के साधन नहीं थे। यही संविधान है जिसने आपको कॉलेजेस दिए। आज हर समाज के पास में उसके कॉलेजेस है। क्या दिया संविधान ने आपको? अरे मकानात भी नहीं थे आपके पास में, आज 2 स्टोरी 3 स्टोरी मकान है। अरे चलने के लिए तुमको चप्पल पैर में लेके चलने की इजाजत थी, चप्पल पहनकर तुम चल नहीं सकते थे। आज तो बाटा और टाटा के बूट पहन के निकलते हो। साधन भी नहीं थे, आज तो माशाल्लाह अच्छी गाड़ी पे चलते हो। कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, आज आईएएस है, आईपीएस है, फॉरेस्ट में बड़े पोस्ट पर है, तहसीलदार है, एसडीओ है, डॉक्टर्स है। निराश होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। जिस व्यवस्था से लड़ाई लड़नी है उस व्यवस्था के विरोध में सारे समाज के इंटेलेक्चुअल्स लोगों को इकट्ठा आने की जरूरत है। यही तो बुद्धिवादी लोगों का कार्य है। लेकिन बुद्धिवादी जब दुमची डालकर इस व्यवस्था का हस्तक बन जाता है, बुद्धिवादी आदमी जब अपने मियां बीवी बच्चों के बाहर नहीं सोचता है, बुद्धिवादी आदमी ये नहीं सोचता कि अपने समाज के 4 लोगों को पढ़ाने के लिए गोद ले लूं, जब बुद्धिवादी आदमी ये नहीं सोचता कि मेरे पगार का कुछ हिस्सा निकालकर कानेकर जैसा एक तहसील में हॉस्टल तो खोल लूं, तब प्रजातंत्र की मौत होती है। आइए इस प्रजातंत्र को जिंदा रखने के लिए अपने अंदर का नागरिक आदमी, भारतीय आदमी कम से कम जिंदा करें।
और भारतीय आदमी जिस दिन जिंदा होगा उस दिन धर्मांध ताकतों को हम जवाब दे पाएंगे। मुसलमान बनकर जवाब नहीं दे सकते, बौद्ध बन के जवाब नहीं दे सकते, सिख बनकर जवाब नहीं दे सकते, ईसाई बनकर जवाब नहीं दे सकते। ये आपकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है। जवाब देने के लिए प्योरली संविधान को मानने वाला भारतीय बनना पड़ेगा, तभी हम धर्मांध ताकतों से टक्कर ले सकते हैं। सुने न सुने काम अपना है फर्ज मेरा बताना, बताते जा रहा हूं। धन्यवाद। जय भीम। अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार।